तो आप सभी का स्वागत है। ये है यूजीसी एंटी नेट जेआर परीक्षा का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, ये मैं आपके लिए करा रहा हूँ जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा अब तक। नेट का पेपर दिसंबर में जो होएगा, इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में अवबोध स्तर पर शिक्षण की विशेषताओं तथा मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित तथ्यों की पहचान कीजिए। व्याख्या सहित इसका आंसर है डी में आएगा। शिक्षण अभिवृत्ति का तात्पर्य पूर्णतः अभ्यर्थियों के मूल्यांकन से है जो शिक्षण व्यवसाय को अपने ज्ञान व कौशल से अपनाना चाहते हैं। एक सफल शिक्षक की मुख्य महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। यहाँ शिक्षण की मुख्य महत्वपूर्ण विशेषता निम्नवत हैं। शिक्षण तथ्यों और सूचनाओं के मध्य संबंधों को देखने को बढ़ावा देने की एक गतिविधि है। शिक्षक अपेक्षा करता है कि विद्यार्थी अपने शब्दों में अभिप्राय का रूपांतरण एवं निवर्चन करने में सक्षम हो सके। शिक्षक मुख्य विचार को स्पष्ट करने के लिए बड़ी संख्या में उदाहरण देता है। फिर इसमें आएगा उदाहरण देता है। सेकंड क्वेश्चन में आएगा निम्नलिखित, यह नीचे दो सेट दिए गए हैं। सेट फर्स्ट में अधिगमकर्ता की विशेषताओं का प्रकार दिया गया है और सेट सेकंड में उनकी व्याख्या दी गई है। दोनों सेटों का सुमेलन कीजिए। सेट फर्स्ट सेट सेकंड। इसमें व्याख्या सहित में आएगा। इसमें आएगा अकादमिक विशेषताएं में आएगा। अधिगमकर्ता आवश्यकता पड़ने में अपने पाठ्यक्रम में विभिन्न तथ्यों का चयन करता है। फिर सामाजिक विशेषताएं, अधिगमकर्ता समकक्षियों के टीम मेंबर के रूप में कार्य करता है। भावनात्मक विशेषताएं, अधिगमकर्ता अपनी कक्षा के सदस्यों की पसंद और नापसंद दृष्टि से व्यक्तिगत मतभेदों को सम्मान देना शुरू कर देता है। संज्ञानात्मक विशेषताएं, अधिगमकर्ता संबंधित संदेशों का सही रूप में संकेतन और विसंकेतन करता है। फिर इसमें आएगा थर्ड में शिक्षक की प्रभाविता का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से अधिगमकर्ता संबंधित तथ्यों कौन से हैं। इसमें है व्याख्या सहित में आएगा। एक अधिगमकर्ता किसी भी शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में एक मुख्य व्यक्ति है। यहाँ कुछ निम्न कारक हैं: शारीरिक स्वास्थ्य, लिखने पढ़ने इत्यादि, मानसिक स्वास्थ्य, समझ, इच्छा शक्ति, मूल क्षमता। फिर फोर्थ में आएगा कॉलेजों में शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशात्मक रणनीति यथोचित होगी। इसमें आएगा व्याख्या सहित में आएगा। एक वो कॉलेजों में शिक्षण अधिगम प्रणाली सामान्यतः समूह आधारित असंप्रेषण कार्यक्रम होता है जिसमें एक बार अनुदेशात्मक रणनीति के उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं तो अगला पद उनमें से उचित अनुदेशात्मक विधि द्वारा उनकी प्राप्ति। यहाँ कुछ अनुदेशात्मक रणनीति निम्न है। विद्यार्थियों के तत्परता स्तर के संदर्भ में कर लेगा के अनुसार शिक्षण को अनुकूल बनाना, उपलब्धियों का उत्तरदायित्व देकर तथा अभिज्ञान देकर विद्यार्थियों को संलिप्त करना है। फिर है फिफ्थ, अधिगमकर्ता की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण पद्धतियों को बहुविध बनाना। फिर फिफ्थ में आएगा निर्माणात्मक मूल्यांकन की क्षमता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शोध स्वरूप यथोचित होगा। इसमें आएगा फिफ्थ का सी में क्रियात्मक शोध। निर्माणात्मक मूल्यांकन की क्षमता में सुधार के लिए शोध का क्रियात्मक शोध स्वरूप यथोचित होगा। क्रियात्मक शोध दो शब्दों के मेल से बना है जिसमें पहला शब्द है क्रियात्मक जिसका अर्थ है करना तथा दूसरा शब्द है शोध अनुसंधान जिसका अर्थ है विश्लेषण करना। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है करके सीखने से भी है। यह एक चक्रीय प्रक्रिया है जो सतत रूप से चलती रहती है। फिर आएगा इसमें 6 नंबर में आएगा नीचे दो सेट दिए गए हैं। सेट फर्स्ट में शोध में प्रयुक्त कुछ शब्द दिए गए हैं जबकि सेट सेकंड में उनकी व्याख्या दी गई है। दोनों सेटों का सुमेलन कीजिए। ठीक है, व्याख्या सहित
ये है अभिधारण। अभिधारण अभिधारण में आएगा, अभिधारण में आएगा यह प्रत्यक्ष साक्ष्य की कमी के कारण माने गए सिद्धांत का विवरण है। निर्मितता यद्यपि यह प्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय नहीं है तथापि यह अस्तित्व में होता है। चर में आएगा, चर में इसमें संख्यात्मकता या गुणात्मकता में परिवर्तन हो सकता है। इसमें संख्यात्मकता गुणात्मकता में परिवर्तन हो सकता है। व्यवस्थित त्रुटि इससे प्राप्त परिणाम किसी विशिष्ट दिशा में परिवर्तित होते हैं। इससे प्राप्त परिणाम किसी विशिष्ट दिशा में परिवर्तित होते हैं। फिर इसमें आएगा परिवर्तित होते हैं। 7th में आएगा विश्वविद्यालय के एक शिक्षक ने शोध अध्ययन किया जिसमें विद्यार्थियों के परिवार और उनके आवास के सामाजिक आर्थिक स्तरों SES के अनुसार उनकी सहभागिता के स्तर पर प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए व्याख्यान सह निर्देशन पद्धति का प्रयोग किया गया। इस अध्ययन में किस चर को स्वतंत्र चर कहा जाएगा? ऑप्शन ए में आएगा व्याख्यान सह प्रदर्शन पद्धति। व्याख्या में आएगा, व्याख्या में विश्वविद्यालय के एक शिक्षक ने शोध किया जहां उसने व्याख्यान सह निर्देशन पद्धति के प्रयोग से अपने शोध को पूरा किया और निष्कर्ष प्राप्त किया। यह एक स्वतंत्र चर है क्योंकि यह किसी भी प्रकार से शोध के आंकड़ों पर निर्भर नहीं है। दूसरे प्रकार के आंकड़े उपलब्धि होने पर भी यह पद्धति शोध में सहायक होती है, किंतु अन्य सभी एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हैं। अतः यह स्वतंत्र चर है। प्रयोगात्मक शोध स्वतंत्र चर, आश्रित चर। स्वतंत्र चर में कारण से आएगा प्रभाव, जोड़ तोड़ का आएगा परिवर्तन। 8 में आएगा, 8 नंबर में जब कोई शोधकर्ता अपने अध्ययन में निराकरणीय परिवर्तन परिकल्पना HO निरस्त कर देता है और वैकल्पिक परिकल्पना H1 को स्वीकार करता है तो इसमें किस प्रकार की त्रुटि की संभावना हो सकती है? इसमें आएगा आंसर जब कोई शोधकर्ता अपने अध्ययन में निराकरणीय परिकल्पना H0 निरस्त कर देता है और वैकल्पिक परिकल्पना H1 को स्वीकार करता है तो इस प्रकार की त्रुटि टाइप फर्स्ट त्रुटि की संभावना हो सकती है, जबकि टाइप सेकंड त्रुटि एक गलत असक्त परिकल्पना की गैर अस्वीकृति है। इसमें आएगा 9th नंबर में किसी शोध अभिकल्प डिजाइन में चर को नियंत्रण करने की अपेक्षा चयनित किया जाता है। ऑप्शन सी में आएगा कार्योत्तर शोध अभिकल्प में चर को नियंत्रित करने की अपेक्षा चयनित किया जाता है। यह एक विधि है जिसमें पहले से मौजूद गुणों वाले समूहों की तुलना कुछ आश्रित चर पर की जाती है। एक्स पोस्ट फैक्टो शोध या कार्योत्तर शोध को कैजुअल कॉम्परेटिव रिसर्च भी कहते हैं। इसमें स्वतंत्र चर प्राय निष्क्रिय हो चुका होता है तथा इसमें किसी भी प्रकार का जोड़ तोड़ नहीं किया जा सकता। 10 नंबर में आएगा, 10 नंबर में शोध में ICT के गलत प्रयोग का उदाहरण है। इसमें आएगा व्याख्या सहित D में आएगा ICT संसाधनों की तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव है। शोध में ICT के गलत प्रयोग का उदाहरण है ICT संसाधनों की तकनीकी विशेषता का अभाव, क्योंकि ICT के प्रयोग की जानकारी का अभाव दिक्कतें उत्पन्न कर सकता है। 11 नंबर में आएगा नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क आर कहा गया। अभिकथन ए, इसमें आएगा शिक्षक को छात्रों के निर्धारित दायरे के परे जाकर संप्रेषण करना चाहिए। तर्क आर में आएगा अशाब्दिक संकेत निश्चित रूप से शिक्षक के अभिप्राय को संप्रेषित करते हैं। इसमें आ जाएगा व्याख्या में
संप्रेषित करते हैं। इसमें आएगा व्याख्या में आएगा अभिकथन के लिए एक शिक्षक छात्रों को हर तरीके और विधि से पाठ या प्रकरण को समझाने का कार्य करता है। कारण के लिए अशाब्दिक संकेत द्वारा शिक्षक शिक्षण अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु अशाब्दिक संकेत द्वारा पाठ या प्रकरण को समझाया नहीं जा सकता। 12 नंबर में आएगा कक्षा के अंदर सफल संप्रेषण किस पर निर्भर करता है। इसमें आएगा व्याख्या में आएगा कक्षा का संचार अभी भी औपचारिक शिक्षा प्रणाली के क्रिया विधि पर प्रभावी है, जहां शिक्षक द्वारा छात्रों के समक्ष आकर निर्देश दिए जाते हैं। अतः किसी कक्षा सफलता के लिए कुछ कारक महत्वपूर्ण है। वह कारक निम्नवत हैं: थीम का वर्णन करना, प्रभावी शब्दों व वाक्यांशों का प्रयोग, प्रस्तुत व्याख्या में अस्पष्टता। फिर इसमें आएगा तिहरे में यदि शिक्षक अपने छात्र को गलत रूप से संसूचित मानता है तो उस शिक्षक व्यवहार को किस रूप में वर्णित किया जाएगा। ऑप्शन सी में आएगा बहुल अज्ञानता। यदि शिक्षक अपने छात्रों को गलत रूप में संसूचित मानता है तो उस शिक्षक व्यवहार को बहुल अज्ञानता के रूप में वर्णित किया जाएगा। बहुल अज्ञानता एक ऐसी स्थिति है जब तुलनात्मक रूप से लोग मानते हैं कि उनके समूह में अन्य लोग अधिक या कम दृष्टिकोण, विश्वास या व्यवहार रखते हैं। 14 में आएगा जब कक्षा में संप्रेषण में चक्रियता होती है तो शिक्षक संकेतक क्या होगा। इसमें आएगा आंसर व्याख्या सहित। आंसर है इसका ए में आएगा सक्रिय विसंकेतक डिकोडर। इसका जबकि व्याख्या में आएगा जब कक्षा में संप्रेषण में चक्रियता होती है तो शिक्षक संकेतक सक्रिय विसंकेतक होता है। 15 नंबर संप्रेषण आम तौर से किसके साथ प्रारंभ होता है। ऑप्शन डी में आएगा मन मस्तिष्क में चित्र। व्याख्या में संप्रेषण संदेश और सूचना के आदान प्रदान से कहीं व्यापक है, जहां केवल शब्दों को माध्यम के रूप में प्राथमिकता नहीं दी जाती बल्कि चेतना को भी महत्व दिया जाता है। अतः दिए गए प्रश्न के अनुसार संप्रेषण आम तौर पर मन मस्तिष्क में चित्र के साथ प्रारंभ होता है। फिर 16 नंबर में गति का दौड़ने से वही संबंध है जो संवेग का है। ऑप्शन बी है महसूस होने से। गति शब्द का प्रयोग तब होता है जब कोई वस्तु गतिमान हो। अतः जब कोई दौड़ रहा होता है तो वह गतिमान होता है। संवेग एक तरीका है मानव व्यवस्था को व्यक्त करने का और महसूस करना वह तथ्य है जो संवेग के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। एनटीए द्वारा इसका उत्तर बी माना गया है। फिर इसमें आएगा 17 नंबर दिए गए अक्षर क्रम में लुप्त अक्षर क्या है। BCE, CDG, DEI ... FGM है। इसमें अंतर +1+1 फिर 2+ ये चल रहा है +1+1। इसका आंसर आएगा ए में आएगा EFK। फिर है 18 नंबर में आएगा यदि UGC नेट 35 है तो CSIR नेट है, इसका क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। सी में आएगा 44। विधि व्याख्या सहित विधि बराबर अक्षरों के स्थानिक मान का योग। फिर UGC नेट 21 + 7 + 3 + 14 + 5 + 20/2 इनका जितने भी संकेत होते हैं उनका लिख दिया संकेत। फिर टोटल करके 2 से भाग दे 35 आंसर आया UGC नेट का। CSIR नेट का बराबर होगा इनके भी मान रख दिए स्थान प्लेस वैल्यू। जैसे 3 है 19 है 9 है 18 है 14 5 20/2 बराबर 88/2 बराबर 44। फिर 19 में आएगा 19 में कोई राशि चक्र
वर्ती ब्याज के साथ 2 वर्षों में 400 रुपये और 3 वर्षों में 500 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है? क्या है? इसका आएगा 18 का आएगा आंसर बी आएगा। बी में आएगा 256 रुपये। सूत्र है ए बराबर पी 1 + r/100 की पावर n, जहाँ ए बराबर मिश्रधन, पी है मूलधन, आर है दर, एन है वर्ष। 2 वर्ष के लिए 400 बराबर पी 1 + r/100 का स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट, समीकरण वो 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए ये आ जाएगा 500 बराबर पी 1 + r/100 की पावर 3। सेकंड समीकरण, समीकरण सेकंड का समीकरण 1 से भाग देने पर इसमें आ जाएगा 500/400। फिर इसमें आएगा बराबर पी इंटू में है 1 + r/100 की पावर 3। पी से पी कट जाएगा, फिर इसमें से एक पावर कट जाएगी, एक बचेगी, तो ये हो जाएगा जिसमें 2 जीरो कट जाएगी, या 5/4 लेस देन, फिर है ना वो तुल्य 1 + r/100, तो ये हो जाएगा 1 इधर आएगा था 4/5 - 1, तो अब बराबर है r/100। तो इसमें से एलसीएम लेंगे 4, तो ये हो जाएगा, तो 1/4 बचेगा, r बराबर हो जाएगा ये है 100, तो ये 4 से 100 को भाग दें 25 आएगा। r बराबर दर बराबर हो गया 25%। समीकरण 1 में r का मान रखने पर 400 बराबर पी फिर 1 + 25/100 तो इसे भाग देंगे, आ जाएगा, फिर इसे 25 से 100 को भाग दें 4 आएगा, फिर इसका आ जाएगा, फिर ये बचेगा 400 बराबर पी इंटू में ब्रैकेट में 5/4, तो ये हो जाएगा 400 बराबर 25/16 पी, तो पी बराबर होगा 400 गुना 16/25 है। 400 को 25 से भाग देंगे, इसलिए पी बराबर 256। 20 व एक धनात्मक पूर्णांक का 20 गुना उसके वर्ग से 96 कम है। पुण्यतः क्या है? पूर्णांक क्या है? इसका आएगा 24। इसमें आएगा व्याख्या सहित माना धनात्मक पूर्णांक x है। प्रश्न अनुसार x² - 20x बराबर 96, x² - 20x - 96 बराबर 0, तो इसका एलसीएम आएंगे, इसके गुणनखंड करने पर x का मान प्लस का 24 है, x का मान माइनस का 4 है, चूँकि x एक धनात्मक पूर्णांक है, जो 24 आंसर है। फिर 21 नंबर, ग्रह बड़े होते हैं, अतः जिन परमाणु से ग्रहों का निर्माण होता है वे बड़े होते हैं। इस अनुमान में किस प्रकार का दोष है? फिर इसमें आएगा व्याख्या सहित में आएगा, इसमें है ए में आएगा विभक्ति दोष या विग्रह दोष में पूर्ण की विशेषताओं को अंश पाठ पर आरोपित किया जाता है। यहाँ ग्रहों पूर्ण के बड़े होने के आधार पर परमाणु अंश को भी बड़ा सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है। फिर है 22, कुछ शिक्षक कर्तव्यनिष्ठ नहीं होते, किस श्रेणी के तर्क वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन डी में आएगा, डी में विशेष निषेध नकारात्मक। कुछ शिक्षक कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, कुछ शिक्षक कर्तव्यनिष्ठ नहीं होते, विशेष निषेध नकारात्मक तर्क वाक्य का उदाहरण है। फिर इसमें आएगा 23 नंबर में आएगा, कुछ पुरुष विवाहित नहीं होते, इस वाक्य के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? फिर है बी में आएगा विधेय वितरित है। फिर इसका है व्याख्या में अंशव्यापी नकारात्मक तर्क वाक्य में केवल विधेय वितरित होता है, कुछ पुरुष विवाहित नहीं होते, अंशव्यापी नकारात्मक तर्क वाक्य है, अतः केवल विधेय वितरित है। फिर 24 में आएगा भारतीय शास्त्रीय तर्कशास्त्र संप्रदाय के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा ज्ञानेंद्रिय नहीं है? इसमें आएगा बी में आएगा, बी में है सविकल्प। यह भारतीय शास्त्रीय तर्कशास्त्र संप्रदाय के अनुसार सविकल्प ज्ञानेंद्रिय नहीं है। फिर 25 में आएगा, क्या आपने झूठ बोलना छोड़ दिया? इस प्रकार के प्रश्न में किस प्रकार का दोष है? ऑप्शन ए में आएगा छल प्रश्न दोष है। इसमें आएगा
क्या आपने झूठ बोलना छोड़ दिया है? यह छल प्रश्न दोष, इसमें संदिग्ध धारणाएं सम्मिलित होती हैं। इसमें आएगा 26 से 30 तक। निम्न यह प्रश्न संख्या 26 से 30 में आएगा। निम्नलिखित तालिका में 5 विद्यालयों ए से ई में नामांकन प्राप्त कुल छात्रों और छात्राओं की प्रतिशतता दी गई है। छात्रों की कुल संख्या 4500 है, जबकि छात्राओं की कुल संख्या 2000 है। तालिकाओं के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों 26 से 30 के अनुसार दीजिए। 5 विद्यालयों में छात्रों और छात्राओं की कुल संख्या प्रतिशत है। विद्यालय का नाम, नामांकित छात्रों की प्रतिशतता, फिर नामांकित कुल छात्रों की प्रतिशतता। इसमें आएगा 26 नंबर में आएगा ए और बी दोनों विद्यालयों में नामांकित छात्रों की कुल संख्या है। डी में आएगा 1000। विद्यालय ए में नामांकित छात्रों की संख्या 15/100 गुना 2000। विद्यालय बी में नामांकित छात्रों की संख्या 35/100 गुना 2000। अतः ए और बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या का योग है 300 + 700 = 1000। फिर 27 में आएगा सी और डी और ई विद्यालयों में नामांकन प्राप्त छात्रों की कुल संख्या है। इसमें आएगा 27 में आएगा। इसमें विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या, विद्यालय सी है, डी है, ई है। फिर और इसमें है कुल छात्र 25/100। इसके आएगा बराबर डिवाइड करके जो भी आएगा ये आएगा 1125। सी में चल रहा है। छात्राओं, ये कुल छात्र थे, छात्राओं की कुल संख्या आएगी 12/100 गुना 2000 = 240। फिर छात्रों की संख्या आएगी 1125 में से 240 घटाएंगे तो यह 885 आ जाएगा। डी में आएगा 15/100 गुना 4500 बराबर आएगा 675। फिर इसमें आएगा छात्रों की संख्या में आएगा 25/100 गुना 2000 = 500। फिर आ जाएगा अंतर, छात्रों की संख्या में आएगा 675 से 500 बचे 175। ई में आएगा 10/100 गुना 4500 बराबर आएगा 450। फिर 13/100 गुना 2000, इसमें से घट जाएंगे इसका आंसर आएगा 260। फिर 450 में से माइनस हो जाएंगे 260 बराबर 190। अतः विद्यालय सी, डी, ई में नामांकित छात्रों की कुल संख्या बराबर है 885 + 175 + 190 बराबर 1250। 28 में आएगा। बी और सी और डी विद्यालयों में नामांकित छात्रों की संख्या विद्यालयों में कुल छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन सी में आएगा 32%। विद्यालय बी, सी और डी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या है बराबर होगा 35/100 गुना 2000 प्लस में 12/100 गुना 2000 प्लस में आएगा 25/100 गुना 200 बराबर 700 + 240 + 500 बराबर 1440। कुल छात्रों की संख्या बराबर होगी 4500 दिया है। अतः अभिष्ट प्रतिशत आ जाएगा 1440/4500 गुना 100 बराबर आ जाएगा 32%। 29 में आएगा। 29 में बी विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या और डी विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या का अनुपात है। बी में आएगा 4:1 है। विद्यालय बी में नामांकित छात्रों की संख्या 35/100 बराबर 2000। फिर विद्यालय डी में नामांकित छात्रों की संख्या 15/100 गुना 4500 माइनस 25/100 गुना 2000। इसमें आएगा
75 वो 675 माइनस 500 बराबर 175 आएगा। अतः अभिष्ट अनुपात हो जाएगा 700 अनुपात 175 भाग डिवाइड बाई देकर जो कॉमन है तो 4:1 है, 1 है। फिर इसमें आएगा 30 नंबर में आएगा यदि सी विद्यालय में नामांकित 10% छात्राएं अपना विद्यालय बदल कर ई विद्यालय में नामांकन कराती है तो ई विद्यालय में नामांकित छात्रों की कुल संख्या कितनी है? इसमें आएगा डी में आएगा 284। विद्यालय सी में नामांकित छात्रों की संख्या इसमें आ जाएगी 12/100 गुना 2000 बराबर 240 है। और फिर 240 का 10% बराबर हो जाएगा 240 गुना 10% 100, तो ये हो जाएगा, इससे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 24 आ जाएगा। फिर विद्यालय ई में नामांकित छात्रों की संख्या बराबर हो जाएगा 13/100 गुना 2000 260 आ जाएगा। चूँकि 24 छात्राओं ने अपना विद्यालय बदलकर विद्यालय ई में प्रवेश लिया, अतः विद्यालय ई में नामांकित कुल छात्रों की संख्या 260 + 24 बराबर हो जाएगा 284। थैंक यू दोस्तों।